बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। कोशिश कर रही हूँ आपके लेवल को मैच करने की। तो हमारा यूथ आपसे कैसे इंस्पायर्ड हो खुद का काम करने के लिए, खुद का बिजनेस करने के लिए? ये एक ऐसा सपना है जो बहुत सारे लोग रास्ते में ही छोड़ देते हैं। सक्सेस का असली मायना तभी होता है जब आप ईश्वर का हाथ अपने साथ में रखें। अश्लील कपड़े पहने तभी आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अभी हुआ था मेरे साथ, दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरी आधार कार्ड की फोटो देखकर मुझे बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा ये तुम हो ही नहीं। ऐसे ऐसे मंदिरों में जाते हैं जिनको देश में शायद मुझे लगता है कि 2% लोग भी शायद ना जानते हैं। हम सब हिंदू अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, पर हम उस धर्म को फॉलो करने में उतना प्राउड फील नहीं कर रहे हैं। मदर टेरेसा बनूंगी। ये क्या मामला भैया? वो 500 रुपए वाली कहानी क्या है? इनको बोल दूं कोई अच्छा लड़का देखकर कर दो शादी। अब मुझे रियलाइज हो गया है मैं किसी काम की नहीं हूँ। चल झूठी। मतलब राम जी कसम, आज पहली बार किसी को पूरी कहानी बता रही हूँ। फिर तो अंबानी जी वाला मामला। 1,500 आंसू बह बह के आंसुओं में बह गया। हाँ, या आपको गूज़बम्स आएंगे सुन के कि कोई ऐसा कर सकता है। लड़का था जिसे मैं बहुत पसंद करती थी और एक रिलेशनशिप में थी। बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो अब मैं अपनी किताबें लेकर उसके घर की उसको पटा लिया मैंने। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा नहीं पाई मैं, वरना मतलब बहुत दर्द था मेरे अंदर कि बियर पी के मैं पड़ी रहूं बिल्कुल। पर इतना ऑनेस्टली कोई नहीं बोलता तानिया जी। मतलब सुंदर सुशील नारी के जितने गुण होने चाहिए वो सब हैं आपके अंदर। मेरे कैमरे पे आज खुलासा हो गया। लेकिन वो जो आपने बोल दिया ना, बेरोजगार भी अगर कोई होगा तो मैं उससे भी शादी कर लूंगी। सच में कर लूंगी। मोबाइल और यूट्यूब या जिस पे भी देख रहे होंगे मेरा यूट्यूब पॉडकास्ट, लोग घुस जाएंगे इसके अंदर। अभी पूरा छपरियों का गैंग पड़ जाएगा पीछे। ऑन रिकॉर्ड बोल रही हैं आप ये बात। ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो आपका जो लड़का, अगर आपने उसे डोमिनेट कर लिया तो वो मेरे पास आके भैया तुम्हारे पॉडकास्ट को देख के आया था मैं। कोई एक आध लड़का तो ऐसा होना चाहिए जिस जो पूरी जिंदगी इस प्रेशर में नहीं मर रहा कि मुझे घर चलाना है। आपको पता है जितना वहाँ पॉपुलेशन था वो 100 कंट्रीज से ऊपर का था। अरे क्या कल्पना कर सकता है कोई दुनिया में कि एक स्नान को भी उत्सव में तब्दील कर दिया भारत की सनातन परंपरा ने। चेहरा दिखा के आए कुछ लोग, चेहरा छिपा के भी आए। कटरीना कैफ हिंदू नहीं है पर स्नान उन्होंने भी लिया। नहीं, अब तो हिंदू ही हो गई ना। आपने कंपनीज खड़ी कर ली 7 देशों में। आप बता रही कि आप एक्सपोर्ट कर रही हैं। काम करते रहिए, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मेरा नहीं, पर मैं ये कह रही हूँ उससे जो विजिबिलिटी मिली मुझे, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नजर में भी आए। आप 2 बजे झूसी पहुंची। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन ये हो गया कि वो तो कहीं सरकार की नजर में है ही नहीं। अब ये तो पत्रकारों का काम है। अच्छा छोड़ दीजिए, हुआ नहीं हुआ मैं उसमें नहीं पड़ता। तानिया मित्तल बाउंसर्स लेके घूमती हैं, सिक्योरिटी लेके। हाँ, मैं क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी की बहुत चिंता है। तो यूपी सेफ नहीं है आपकी नजर में? नहीं। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। मैं शगुन त्यागी अपने इस खास पॉडकास्ट न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड पर। और दोस्तों, हमेशा मैंने आपसे कहा है ना कि मैं जब भी पॉडकास्ट लेकर आऊंगा आपके लिए तो एक ऐसा पॉडकास्ट होगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ इंस्पिरेशंस मिलेंगी। तो आज का ये जो मेरा पॉडकास्ट है ना, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंस्पिरेशनल भी होगा, ये मोटिवेशनल भी होगा और ये स्पेशल भी होगा, क्योंकि इन तीनों शब्दों से ये पॉडकास्ट कनेक्ट करेगा। मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ। एक ऐसी शख्सियत से आपका एक आज रूबरू कराने जा रहा हूँ, आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने एक बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी कंसिस्टेंसी के दम पर। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी जो मैं कह रहा हूँ, इसका जिक्र पॉडकास्ट में बाद में होगा। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इंस्पिरेशनल चीज़ आपको उन्हें देखकर, उनसे मिलकर, उनके कामों को देख करके आपको इंस्पिरेशंस भी मिलेंगी। और शी इज़ अ एंटरप्रेन्योर एज वेल। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं तानिया मित्तल जी का अपने इस खास शो पर। कैसी हैं आप? थैंक यू शगुन जी, जय श्री राम। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। कोशिश कर रही हूँ आपके लेवल को मैच करने की। इतना ज़्यादा पॉलिश तो मैं नहीं हूँ, बट आई एम श्योर इतना रॉ तरीका जो है आपका अनप्लग्ड और इतना रिलेटेबल पॉडकास्ट जो है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी अपनी सच्चाई पूरी तरीके से आपके सामने रखूँ, जिससे आपकी ऑडियंस को एक नया ज़रिया और एक नया आइडिया मिले ज़िंदगी जीने का। जब आपने सच्चाई की बात कर ही दी है तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत ही अपने इस सवाल से करता हूँ कि कौन है तानिया मित्तल? मैं, अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि एक लाइन में बताओ कि तानिया मित्तल कौन है, तो मुझे लगता है तानिया मित्तल इज़ अ फीनिक्स। आई राइज फ्रॉम द एशेज।
जितनी बार मुझे जला के राख कर दो उतनी बार उस राख से ही मैं बनकर Oh my वापस God. बाहर निकल आती हूँ. सो आई एम अ फीनिक्स एंड आई रिलेट टू दैट, क्योंकि मैं तो रोज़ गिरती हूँ, रोज़ किसी गड़बड़ में फंस जाती हूँ, कभी कुछ कर देती हूँ. एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा शगुन कभी कुछ नहीं था. मतलब अपने आप ना तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, और ना मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और मुझे तो इंग्लिश में बात करना भी नहीं आता था. और आपके जितना मतलब आपके पास बैठना या इतने अच्छे से बात कर पाना, दिस इज़ नॉट इवन इन माई ड्रीम्स, दिस इज़ बियॉन्ड दैट. मतलब एक छोटी सी लड़की जो घर में जन्म लेती है वो सिर्फ इतना ही सोच पाती है कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ, कुछ 1-2 साल जॉब करके थोड़े पैसे कमाऊँ और उनसे दोस्त बनाऊँ और घूम लूँ, उसके बाद शादी करूँ. उसके बाद अगर कोई ऐसी लड़की मेरी जैसी वो ये सोचे कि आप अपना खुद का नाम बनाकर किसी दिन आपके पॉडकास्ट पे आऊँ या पूरी दुनिया भर के लोग मुझे जाने, ये एक ऐसा सपना है जो बहुत सारे लोग रास्ते में ही छोड़ देते हैं. क्या बात है. मैं जब आपके जीवन को देखता हूँ, आपकी जीवन यात्रा को देखता हूँ, समझता हूँ, तो मैं एक बहुत ही अलग सी आपकी दुनिया देखता हूँ, अलग सी आपकी सोच को देखता हूँ. हमारे देश में क्या है, सोशल मीडिया को लेकर के एक माहौल है कि आप अश्लील कपड़े पहने, छोटे छोटे कपड़े पहने, अश्लील रील्स बनाएं, तभी आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं. लेकिन जहां मैं तानिया मित्तल के वीडियो देखता हूं, तानिया मित्तल मंदिरों में जाती हैं, तानिया मित्तल सनातन को प्रमोट करती हैं, तानिया मित्तल ऐसे ऐसे मंदिरों में जाती हैं जिनको देश में शायद मुझे लगता है कि 2% लोग भी शायद ना जानते हों. आपने उन लोगों को गलत साबित किया है जो इस बात को कहते हैं कि छोटे कपड़े और अश्लील कपड़े पहनकर ही कोई फेमस हो सकता है या कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है. आप साड़ी पहन रखी है आपने, और आपके जितने भी वीडियोस में देखता हूँ आप सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं. इसके पीछे का रीज़न या कुछ हटके करने की वजह रही कि कुछ हटके करना है, या फिर आप इससे पहले से ही कनेक्ट करती रहीं देश के परिधान को, हमारी परंपरा संस्कृति को आप जिस तरीके से लेकर चल रही हैं, क्या सोच रही पीछे? शगुन, इसमें 2-3 चीज़ें हैं. जैसे एक तो बहुत बड़ी बात आप देखेंगे ना, अगर आप फोकस करेंगे इस बात पे, तो वी आर सो मच प्रमोटिंग द वेस्ट कि हम ये भूल चुके हैं कि व्हाट इज़ बीइंग एन इंडियन एंड हाउ पावरफुल इट इज़ टू बी एन इंडियन. तो जो साड़ी है ना, वो वैसे भी लास्ट पीस ऑफ इंडियन क्लोथिंग है जो बचा है. अब बाकी सारी चीज़ें तो हम वैसे ही भूल चुके हैं पहनना. कितने लोग धोती पहनकर निकलते हैं, कितने लोगों कुर्ता पहनकर ऑफिस जाते हैं. इसीलिए किसी को तो ज़रूरी था कि वो ये बताए दैट you can look hot and you can look confident in a sari also. You really don't need crop tops and mini skirt to make you look beautiful. क्योंकि हमारे अंदर एक धारणा बन चुकी है with the youth कि आप जितनी वेस्टर्न ड्रेस पहनोगे या जितनी शॉर्ट ड्रेस पहनोगे आप उतने स्टाइलिश लगोगे. बट मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी इज़ अ वेरी पावरफुल गारमेंट. जब आप एक साड़ी पहनते हैं तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं. और मैं हमेशा से चाहती थी कि लोग मुझे बहुत इज्जत दें. ओके. तो एक मेरा ये रीज़न था. दूसरा मेरा ये रीज़न था कि जब मैं सोशल मीडिया को देखती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि क्यों लोग मंदिर नहीं जाने को प्रमोट कर रहे. मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है शगुन जी कि जब हम किसी डिस्को में जाते हैं या आज आप और मैं दुबई जाते हैं तो हम बुर्ज खलीफा के आगे से फोटो ज़रूर डालेंगे. पर जो लोग कथा में जाते हैं, आजकल यूथ भी कथा में जाता है, पर क्यों यूथ कथा में से वीडियो फोटो नहीं डालता कि मैं आज कथा में आया हूँ. क्यों हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं स्पिरिचुअलिटी में जाने में, अपने धर्म को फॉलो करने में, कि मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे कि ये तो रोज सुबह एक लोटा जल सारी समस्या हल करने चल देता है. ऐसा होता है. बिल्कुल. जैसे आपके बेटे हैं, अगर वो इस दौर में आज क्रिकेट मैच छोड़कर अपनी माला करने चले जाए अपने दोस्तों से बोल के कि मुझे मंदिर जाना है, तो उनके सारे दोस्त उनका मजाक उड़ाने लगेंगे. है ना. पर क्या ये सही है? क्योंकि हम सब अंदर से अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, चाहे अपने दोस्तों को नहीं दिखाएं, पर आपके बच्चे भी मंदिर जा रहे हैं, मैं भी मंदिर जा रही हूँ. और भारत में 80% हिंदू है, वो मंदिर जा ही रहा है, चाहे डिस्को जाए, चाहे मॉडर्न बने, चाहे दुबई जाए. हम सब हिंदू अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, पर हम उस धर्म को फॉलो करने में उतना प्राउड फील नहीं कर रहे हैं. तो किसी एक यूथ को बाहर आना बहुत ज़रूरी था. ये
प्राउडली कहना कि मैं तो कथा में जाती हूँ, मैं तो मंदिर जाती हूँ, उसके बाद मैं बिजनेस करती हूँ, उसके बाद मैं सक्सेसफुल भी हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज भी जाती हूँ, उसके बाद मैं पार्टी भी करती हूँ, पर उससे मेरा धर्म का हाथ छोड़ना ये मेरा कभी कोई रीज़न नहीं हो सकता। सक्सेस का असली मायना तभी होता है जब आप ईश्वर का हाथ अपने साथ में रखें। हाँ, लेकिन अब जैसे कि आपने जब इसकी शुरुआत की, मैं समझता हूँ कि उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा होगा इस चीज़ में कि अब जब लोग केदारनाथ जी जाते हैं, महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ से फोटो, वीडियो, रील्स वगैरह वो सब बन के डलने लगी हैं अब देश में। अब 144 करोड़ साल बाद, जो 144 वर्षों बाद जो एक कुंभ आया, और उसमें सरकार कहती है कि 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, पवित्र डुबकी लगाई, तो मुझे लगता है कि उसमें 80% यूथ देश का जो है वो स्नान करने के लिए गया। अगर मेरा आंकड़ा सही है तो कहीं ना कहीं अब यूथ को ये संदेश कहीं ना कहीं पहुंच गया है, उनके मन में घर कर गया है कि हाँ भैया, अब सनातन को प्रमोट करना है। और मुझे लगता है कि जैसी सरकार हमारे देश में है उसमें सनातन को बहुत बल मिला है। आप क्या मानती हैं? नहीं, मैं ये मानती हूँ कि जब से योगी जी आए चेयर पे, तो मुझे पूरे देश का नहीं पता, पर मुझे तो बहुत बल मिला, क्योंकि शुरुआत खुद से होती है। तो जब आप किसी धर्म गुरु को, किसी संत को एक पावर की कुर्सी पे बैठे देखते हैं, तो आज जब हम इतने साल से पूजा पाठ कर रहे थे, हमें कई बार ये भी लगता था कि संतों पे इतनी पावर नहीं है, पॉलिटिशियंस पे ज़्यादा पावर है। तो लोग पॉलिटिशियन, मैंने कहा ना, सीएम के साथ फोटो खिंचवा के लोग ज़्यादा प्राउड फील करते थे, ना कि अपने गुरु के साथ फोटो खिंचवा कर। लोग अपने गुरुओं के साथ फोटो डालते ही नहीं थे, कल्चर ही नहीं था। गुरु का फोटो किस काम आता था? गुरु जी का फोटो लिया, मंदिर में लगा दिया, मंदिर में तिलक किया, दैट्स ऑल। लोग ऐसा एक बार बस दीक्षा ली, साल में एक बार मंत्र पढ़ा अपना और हो गया। अब लोगों को ये पता लग गया है कि हमारे गुरु सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। ठीक बात। और कितनी लाइन लग रही थी कुंभ में गुरुओं से मिलने के लिए, संतों से मिलने के लिए, और लोगों ने इस बात को समझा ही नहीं। आपने मेरे जितने वीडियो देखे होंगे, आपने ये देखा होगा, इस बात पे काफ़ी चर्चा भी चलती है कि मैं हर संत का आशीर्वाद लेती हूँ, जितने जहाँ मिल जाएं, जो ब्राह्मण मिल जाए, जो पंडित मिल जाए। अगर किसी मंदिर में सेवाकार भी ब्राह्मण है, मैं उसका भी आशीर्वाद लेती हूँ, क्योंकि ये हमारी हिंदू धर्म और संस्कृति है। जब आप किसी के अंगूठे का स्पर्श करते हैं तो उनकी तपस्या, उनकी जो विद्या है, उसका आधा फल आपको मिलता है। क्या बात है। तो आपने मेरे जितने वीडियोस देखे होंगे, मैं हर संत का आशीर्वाद, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अगर मैं 60 साल भी जीऊँ, तो जब आखिरी में मैं देखूँ मैंने क्या कमाया, वो सिर्फ इतना आशीर्वाद होना चाहिए कि अगले जन्म की मेरी बुकिंग पक्की है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। क्योंकि ये पैसा, ये नाम, ये गाड़ियाँ, ये सारे बिजनेस, ये सब मैं यहीं छोड़ जाऊंगी, पर जो आशीर्वाद है वो जन्मांतर तक आत्मा के साथ चलता है। और अब मैं उतनी पूजा नहीं कर सकती जैसे कैलाशानंद गिरी जी हैं। महाराज जी की तपस्या, उनकी पूजा और उनका जो इतने सालों का ज्ञान है, क्या आपको लगता है आप और मैं उसे मैच कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, असंभव। पर हमारा सौभाग्य क्या है कि अगर किसी दिन उनके दर्शन हो जाएं और हम उनका आशीर्वाद ले लें, तो उनकी तपस्या का, उनके उसका फल हमें उस टाइम मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी गुरु होते हैं, वो आशीर्वाद बहुत सोच समझ के वो सोच लेते हैं कि किसके ऊपर मुझे अपना हाथ रखना है। हर किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा जाता। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक, और आपने देखा होगा हर किसी के आगे भी वो अपना पैर नहीं करते आशीर्वाद के लिए। ठीक बात है। क्योंकि ये हिंदू धर्म और संस्कृति है कि हमारे गुरु पूजा तपस्या भी इसीलिए करते हैं, जिनको दीक्षा देते हैं उनसे अपने अंगूठे का पूजन करा के उनको अपना फल देते हैं। कहीं ना कहीं एनर्जीज भी तो एक्सचेंज होती हैं ना। एनर्जीज भी होती हैं, और वो अपना सारा, आप सोचो कि इतने साल का पूजा पाठ का फल अपने शिष्यों को दे देते हैं कि तुम्हारे सारे पाप मेरे और मेरे किए हुए सारे पुण्य तुम्हारे। और ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। जब से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ को, जब से मैंने योगी जी को देखा चेयर पे, और उसके बाद जिस कदर मैंने कुंभ में प्रमोशन किया कुंभ का कि आप यहाँ जाएं, इस तरीके से स्नान करेंगे, पूजा करें, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि अब देयर इज समबडी हु इज स्पीकिंग फॉर आवर हिंदू धर्म। कैलाशानंद जी से मिली आप कभी? मैं अभी तक मिलने का सौभाग्य नहीं मिला मुझे, बट मैंने जितना देखा उन्हें, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सरल स्वभाव लगा उनका। चलिए, जल्दी आपको सौभाग्य प्राप्त होगा उनसे मिलने का।
आई जस्ट होप आई एम मैनिफेस्टिंग। और मुझे एक चीज़ ये भी बहुत उनकी जो काउंट करी जो बहुत अच्छी लगी, जैसे स्टीव जॉब्स की वाइफ थी, वो उनके पास आई और उन्होंने उनको भी इंट्रोड्यूस किया टू द इंडियन कल्चर। देखिए, एज एन इंडियन हमारे ऊपर, अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री में इंडियन कल्चर को प्रमोट करना है तो आप और मैं तो श्री कृष्ण को जानते हैं, हमें पता है कि हमारी कृष्ण जी के आगे, हमारे ठाकुर जी के आगे हमें हाथ जोड़ने हैं। बट टू एक्सप्लेन दिस टू समबडी हु इज़ नॉट फ्रॉम आवर कल्चर, उनको भारत को उस तरीके से दिखाना, हमारी संस्कृति को दिखाना, ये जितना आसान लगता है उससे बड़ी एक जिम्मेदारी है। क्योंकि आज अगर हम उन्हें नहीं समझा पाते तो वो कितनी करोड़ों जनता को क्या बताती भारत के बारे में, वो क्या समझाती हमारे कल्चर के बारे में। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी को कुंभ में लाना और उनको कुंभ के बारे में समझाना और उनको ये बताना कि कैसे हिंदू धर्म आज भी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आगे भी है और सबसे ज़्यादा स्थापित भी है, क्योंकि इंडिया में ही आपको अपने शरीर का रूट्स मिलता है कि आपकी एनर्जी कहाँ है। ठीक बात है। तानिया मित्तल जब एक वीडियो में कहती हैं कि वो 12वीं पास हैं, आगे की पढ़ाई उन्होंने करने का प्रयास किया, अब किया ये नहीं किया वो मैं आपसे पूछ लूँगा अभी, और आप बताती हैं कि 350 एम्प्लॉय आपकी कंपनी में है। हालांकि वो वीडियो 2 साल पुराना था, हो सकता है वो एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ गई हो अब, और 400 के आसपास आपको अवार्ड्स मिले हैं, आप मिस एशिया टूरिज़्म रही हैं। ये इतनी अचीवमेंट आप जब बताती हैं कि आपने इतनी सारी अचीवमेंट की हैं और जो हम देखते भी हैं, और साथ में आप जब ये कह देती हैं कि मेरी जेब में 500 रुपये थे, तो मुझे लगता है कि वो यात्रा आपको बतानी चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था ना, जब मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि ये पॉडकास्ट इंस्पिरेशनल होगा, तो हमारा यूथ आपसे कैसे इंस्पायर्ड हो खुद का काम करने के लिए, खुद का बिजनेस करने के लिए। वो 500 रुपये वाली कहानी क्या है? शगुन जी, ये कहानी आप सुनोगे तो आपको भी यकीन, या तो यकीन नहीं होगा, नहीं, मैं तो यकीन करूंगा, यकीन दिलाऊंगा अपने दर्शकों को, या आपको गूज़बम्स आएंगे सुन के कि कोई ऐसा कर सकता है। मैं एक्चुअली कॉलेज में आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। राइट। तो मैं आर्किटेक्चर कर रही थी। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव लड़की हूँ, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्ट, डांस, सिंगिंग, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, एंड आई वॉज द टॉपर इन माई क्लास। पर क्या हुआ, मुझे सपने आते थे कि मैं लाखों लोगों की मदद कर रही हूँ, एक स्टेज पे खड़ी हूँ, वो गुरु भाई वाला जो सीन होता है ना, वो मेरे को सपने में आता था। अच्छा, मैं घर पे फ़ोन करती थी कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर घर आना है क्योंकि मैं कुछ लोगों की मदद करूँगी, मदर टेरेसा बनूँगी। बहुत ही अनरियलिस्टिक सपना था, कोई मानता नहीं था, क्योंकि पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो हमेशा चाहते थे कि शादी करे, सेटल हो जाए, और हर माँ बाप यही चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। मेरे अनकन्वेंशनल सपने थे। तो मैं घर आ गई वापस। बहुत बैकलैश मिला, मतलब रिश्तेदारों ने, घर वालों ने बहुत मॉक भी किया और बहुत ज्ञान भी दिया कि ये बेवकूफ़ी है, अब आप शादी कर लो। तो उसी टाइम मेरे लिए शादी का प्रेशर चालू हो गया। आई वॉज 19। अच्छा, आज से 10 साल पहले की बात है। पर फिर भी मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा था सर, कि मुझे लगता था कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है और मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी, कोशिश ज़रूर करूंगी, चाहे घर के बाहर निकाली जाऊं, पर कोशिश पक्का करूंगी। और अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपको जॉब ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी, और जॉब हमारी फैमिली में किसी ने की नहीं थी, तो मुझे अलाउड भी नहीं। आजकल IIM और IIT वालों की वैल्यू है, डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियर्स की तो कोई वैल्यू नहीं, और एक्चुअली छोटे शहरों में लड़कियों को जॉब की परमिशन भी नहीं होती। ग्वालियर से है ना जी। मुझे, हमारे घर में किसी ने जॉब किया नहीं था, तो मुझे परमिशन भी नहीं थी। तो अब डरा के क्या करोगे। तो मैं घर में, मेरे पास सिर्फ एक मेरा मोबाइल था, और सच में उस दिन मेरे पास 500 रुपये थे जब मैं कॉलेज से वापस आई, क्योंकि उस महीने की पॉकेट मनी मिली नहीं थी। अच्छा। क्योंकि मैं छोड़ के आ रही थी। तो सिर्फ 500 रुपये जो दूध वाले को सुबह देने थे, वही आखिरी नोट मेरे पास था। तो उसको लेकर ही मैं वापस आ गई। अब मैं क्या करूं, मैंने उस 500 रुपये से अपने घर के पास वाली स्टेशनरी से कुछ पेपर्स और कुछ पेन, वो कलर्स और ये सब लिया, और उससे मैंने एक कार्ड बनाया, और मैंने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाया। अच्छा। इंस्टाग्राम पे इसलिए बनाया क्योंकि मेरे मम्मी पापा को फेसबुक चलाना आता था और इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे। तो मेरा सब फैमिली, ब्रदर्स, सब लोग इंस्टाग्राम, उन्हें पता ही नहीं था, न्यू था आज से 10 साल पहले। तो मुझे ये पता था मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी। मैं इंस्टाग्राम पे उस कार्ड की फ़ोटो खींच के
उसको डाला और अपना बिजनेस लिख दिया ऊपर, कोई प्रोप्राइटरशिप, और ये तो मुझे अकल ही नहीं थी, अच्छा, पता ही नहीं था। कुछ नहीं रजिस्टर्ड कराया? कंपनी रजिस्टर के 2100 रुपए लगते थे, तो जब तो पता ही नहीं है, थे तो 500, और 500 में से 340 रुपए खर्च हो गए थे उस दिन सामान में। मतलब मुझे शॉप भी पता है, वो बिल भी है आज तक मेरे पास। अब वो खर्च हो गए, अब उसको बेचें कैसे? उस टाइम पीआर और ऐड नहीं होते थे इंस्टाग्राम पे, एड्स बजट और ये सब होता ही नहीं था तब। तो मैं सुबह 3 बजे से फॉलो रिक्वेस्ट भेजती थी लोगों को कि भैया मुझे फॉलो कर लो। हाँ, जितने लोग वापस करते थे फिर अनफॉलो करती थी। उसका भी एक टाइमलाइन होता था, तब 1500-1800 से ऊपर आप भेज नहीं सकते थे, हैंग हो जाता था। वो कर करके एक लड़की ने दिल्ली की, यहीं साउथ दिल्ली की लड़की ने, आयशा नाम था, उसने मेरा कार्ड खरीद लिया कि आप मेरे बॉयफ्रेंड के लिए ये बना दो, ऑर्डर ले लो। पहला ऑर्डर मुझे 560 रुपए का मिला था विद इन 7 days ऑफ मी मेकिंग द पेज। वाह। अब मैं इतनी एक्साइटेड, मुझे लगा मैं अगला अंबानी हूँ। मैंने 7 दिन में पहला ऑर्डर ले लिया घर बैठे बैठे, मतलब ऐसा लग रहा था ताज है सर पे। मैंने उसको बोला कि आप पैसे वैसे मत दो, मैं करूँगी, मैं कर दूँगी, भेज दूँगी, हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, आप बाद में पे कर देना। कार्ड बनाने के लिए मैं वहाँ फूलबाग पे एक लैब होती है, वहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड की प्रिंट करा के गई फ़ोटो, उसी कार्ड में से निकाल के सैंपल वाले में उसकी फ़ोटो चिपका दी और लिफाफे में रखकर फूलबाग जाकर वही कुरियर ऑफिस पे कुरियर लगाया। कुरियर लगाने के बाद उस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया पेमेंट के नाम पे। अरे, मैं बहुत डिमोरलाइज हो गई। फिर तो अंबानी जी वाला मामला। 1500 आंसू बह बह के, आंसुओं में बह गया। हाँ। फिर मैं उस दिन मुझे याद है कि मैं मेरी मम्मी के कमरे के बाहर खड़ी रही और सोचा कि इनको बोल दूं कोई अच्छा लड़का देखकर कर दो शादी। अब मुझे रियलाइज हो गया है मैं किसी काम की नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। 560 के नुकसान पे ही? नुकसान क्योंकि अब पैसे ही नहीं बचे थे ना, अब करती क्या। और मतलब राम जी कसम, आज पहली बार किसी को पूरी कहानी बता रही हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली सर अभी तक जब भी कोई पूछता है ना, तो मैं अपने आप को इतना खुश दिखाती हूँ कि मैं उस दर्द से दोबारा गुजरना नहीं चाहती। ये मतलब बहुत हार्ट रेंचिंग है मेरे लिए जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं गिव अप कर गई थी उसी दिन। उसके ये जुलाई का टाइम था, 10-12 दिन गिव अप की सोचते सोचते 8 अगस्त आ गया। 8 अगस्त को राखी थी। अच्छा, राखी पे गए नानी क्या, बढ़िया लिफाफे मिले, मैं फिर से मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गया। अच्छा, अब अंदर की तान्या गिव अप नहीं करना चाहती थी, देखो शादी नहीं करनी, अब लिफाफे मिल गए। अच्छा, लिफाफे में उस टाइम मुझे याद है करीब 21,800 रुपये निकले थे लिफाफों में मेरे। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई फिर तो। मैंने कहा भाई साहब, ये तो मैं भूल ही गई थी मेरे पे ये पावर है लिफाफों की। अब मैंने वो सारे रुपए इकट्ठे किए, उसकी एक ऐसे गड्डी बनाई। मैंने कहा अब क्या करें। फिर मुझे एक और आइडिया आया कि दिल्ली में यूट्यूब पे सर्च किया था, सदर बाज़ार में छोटे छोटा सामान बहुत सस्ता मिलता है, यूट्यूब पे पता लगा मुझे, और पूरी दुनिया के लोग वहाँ से बिजनेस करते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। कार्ड बनाने में तो लोग धोखा दे रहे हैं और मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं कैसे क्या करूँ। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पढ़ाई के लिए जा रही हूँ और रात तक आ जाऊँगी। तब मैं उसके घर जाती थी। मैंने कहा मम्मी MBA की तैयारी करती हूँ या दोबारा डिग्री करूँगी। घर वालों को मैंने फिल्म में ले आई कि 6 महीने दो। अब मैं अपनी किताबें लेकर उसके घर की, उसको पटा लिया मैंने, किताबें तू रख, मैं आई। 5:40 की श्रीधाम एक्सप्रेस लेती थी ग्वालियर से। अच्छा, यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरती थी, वहाँ से सदर जाती थी रिक्शे से। वहाँ से मैं छोटी छोटे आइटम लेती थी, 20-20 रुपए के, 40। एक आई लव यू फ़ैन आता था, एक 2-3 छोटी चीज़ें आती थी नॉवेल्टी की, और नॉवेल्टी का सामान लेकर 6:40 की GT का फर्स्ट AC का टिकट कराया। 21,000 रुपये थे जेब में, 18,000 रुपये खर्च किए सदर में, वो भी बिल है मेरे पास। और 1120 रुपये का फर्स्ट AC का टिकट लिया GT में, क्योंकि वो माल के लिए कोई और ले जाने ना दे। उसमें मेरे को पता था प्राइवेट कूपा होता है, उसमें रख कर अपने हाथ में छोटे छोटे टेडी बियर, वो सारा गिफ्ट आइटम, सॉफ्ट टॉयज, ये सारा मैं लेकर ग्वालियर आई। फिर मैंने उनको सेल करना चालू किया। ओके। उनके फ़ोटो खींच के डाले, उसको सेल किया। बहुत लोगों ने पसंद किए मेरे आइडियाज़, अलग अलग टाइप के कार्ड्स बनाए, ये करे। करते करते एक ही साल में हमने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया। मतलब 1 साल में मैंने बहुत पैसे कमा लिए थे अपने हिसाब से। मुझे ऐसा लगा दैट मुझसे इंटेलिजेंट व्यक्ति देश में कोई हो ही नहीं सकता। और खूबसूरत तो थी आप। नहीं, मैं सुंदर नहीं थी। मैं मतलब मेरा वेट था 68-65, बहुत मोटी थी मैं,
और मतलब अब तब के फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे मुझे। अच्छा, अभी हुआ था मेरे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे, मेरी आधार कार्ड की फ़ोटो देखकर मुझे बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा ये तुम हो ही नहीं, पासपोर्ट वाली भी। ये क्या मामला भैया? अच्छा, ये पूछूंगा। भी एक मुद्दा है। हाँ। तो अच्छा ये हुआ। हाँ। अब हम बिजनेस वुमन बन गए। बिजनेस वुमन बनने के बाद मुझे लगा कि कार्ड्स और इनसे टर्नओवर कम है। अब ये पता लग गया था कि बड़ा करने के लिए आपको बड़े टर्नओवर्स चाहिए, बड़ा कुछ करना है। तो मुझे कपड़ों का शौक था, मैंने कपड़ों का चालू किया। धीरे धीरे वहीं ग्वालियर के लोकल मार्केट से ही कपड़ा लाती थी, उससे एक ड्रेस अपने लिए बनाती थी, दूसरी ड्रेस का ऑर्डर लेती थी, उसका अच्छा, खुद वीडियो बनाती डालती थी? हाँ हाँ, मुझे अच्छा। सब कुछ आता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता अरे है वाह। मुझे। और खुद ही वीडियो, खुद ही मॉडल थी, खुद ही डिज़ाइन करती थी, खुद ही करती थी। और एक ड्रेस के 2 ऑर्डर लेती थी, क्योंकि उससे ज़्यादा तो व्यवस्था ही नहीं थी अपने पास। फिर ग्वालियर की एक लोकल शॉप से टाई अप किया और बाड़े पे वो दुकान थी, और उनसे बात की कि आप अपने यहाँ से 5-5 टॉप दे दिया करो, आपके टॉप में सेल करूँगी ऑनलाइन और आपको पैसे दे दिया करूँगी। कपड़े का बिजनेस मेरा अच्छा चलने लग गया। ये करते करते मेरे हैंडमेड लव के 6-6.5 लाख फॉलोअर्स हो गए और बहुत अच्छा बिजनेस हमने इस्टेब्लिश कर लिया। एक दिन पता लगा कि किसी ने मेरा इंस्टाग्राम हैक कर लिया। अरे बाप रे बाप। और वो 6.5 लाख से फॉलोअर 0 हो गए। मतलब जो शोरूम था वो चल ही इंस्टाग्राम पे रहा था, सब कुछ, और वो शोरूम ही हैक कर लिया किसी ने। वो सब बंद हो गया। और मैं किसी से तब ना साइबर सेल ना ये सब तो पता ही नहीं था मुझे। और मैं अच्छा साइबर सेल को कंप्लेन करने भी गई थी ग्वालियर ऑफिस। उनने बोला कि कंपनी का नाम बताओ, ना प्रोपराइटर ना कोई कागज। अच्छा, कंपनी अभी तक थी नहीं? कोई कागज ही नहीं थे, आता ही नहीं था। फोन पे पैसे आ जाते थे, या ऑनलाइन जो मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट कर नहीं रही थी, कोई कंपनी नहीं, तो उनने कंप्लेंट ही नहीं लिखी। अच्छा। और एम्प्लॉयज़ तब मेरे पे थे ही, मैं घर में से ही कर रही थी, कोई फैक्ट्री नहीं कुछ नहीं, घर में ही बेसमेंट में सब कुछ करे जा रही थी। फिर लगा गिव अप, तान्या मित्तल अब नहीं, अब तो बहुत, क्योंकि ऑलरेडी नुकसान, सारी मशीनें, सिलाई मशीनें, इतना सारा स्टाफ काम कर रहा है, कोई कंपनी नहीं है, हैक हो गया, अब क्या करोगी तुम। फिर भी उस दिन 6 अप्रैल को 4 बजे सुबह हैक हुआ। 11 बजे सर मेरा नया पेज बन गया था। मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, मैंने बोला 3 महीने सैलरी नहीं दे पाऊंगी, पर तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा रखना, मैं फिर से करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने एक्सटेंसिवली एक दिन में 25-25 रील बनाई और उस युद्ध स्तर पे काम किया। और उस टाइम मेरे पास जितना गोल्ड था मैंने सारा सेल किया, बच्चों की सैलरियाँ दी, 6 महीने कंपनी रजिस्टर की, लैंड खरीदा, फैक्ट्री लगाई, हिम्मत की कि नहीं फिर से करके दिखाएंगे। इस तरीके से मेरी कंपनी खड़ी हुई और इस तरीके से मैं आज जहाँ भी हूँ। आज तो हम 7 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी साड़ियाँ। क्या बात है। तो पर गिर गिर के यहाँ तक मेरी कंपनियाँ पहुँची है। और मतलब मैंने इतनी मेहनत की है सर कि मतलब अब मेहनत से मुझे डर नहीं, ना मुझे अब गिरने से डर लगता, क्योंकि इतनी बार जो गिरा है उसको गिरने का क्या डर। क्या डर है। बहुत मुझे लगता है कि ये सुनकर के बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। आप जब अभी अंदर मेरे साथ मेरे कैबिन में बैठी थी तो आप बता रही थी कि ये साड़ी जो आपने पहनी है बहुत ही खूबसूरत है, लाल कलर की साड़ी, ये भी आपकी अपनी कंपनी की है? जी जी, सब कुछ मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, खुद हमारे यहाँ सब कुछ बनता है। ज्वेलरी भी बनती है? ज्वेलरी नहीं बनती, पर हमारी फैमिली के ज्वेलरी बिजनेसेस हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछा था क्योंकि जो गले में आपने बहुत अच्छा सा नेकलेस पहना है, कहीं ये भी आपका खुद का इन्हें डिज़ाइन किया हुआ हो? नहीं, हमारे ज्वेलरी बिजनेसेस फैमिली के हैं, तो सबकी हेल्प करती हूँ, मेरे जियाजी वगैरह की, सब मैं हेल्प सबकी करती हूँ। अच्छा। पार्ट टाइम कंसल्टेंसी है मेरी फ्री की। कैसे करती हैं भैया इतना काम? मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। मैं एक्चुअली घर से बाहर अभी भी मैं 6 महीने पहले से ही निकली हूँ। सुबह कितने बजे उठती हैं तानिया मित्तल? सोती ही नहीं है, 2 या 2.5 घंटे नींद, 3 घंटे नींद आती है। चेहरे पे इतना ग्लो उसके बावजूद कोई डार्क सर्कल नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आती। मेरे को सोते सोते भी कुछ आइडिया चलते हैं। मैं अपने पास एक पैड रख के सोती हूँ, उस पर लिखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और जैसे किसी ने भी मुझे कोई काम दे दिया, तो जितने लोग मुझसे आज तक मिले हैं, सबकी कंपनीज में या दिन रात, मतलब आज के रिकॉर्ड में भी आप मुझसे पूछोगे तो मैं जो पैसे कमाती हूँ मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने अपने पास कभी 1 रुपये नहीं रखा। आज हमने बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स अडॉप्ट कर रखे हैं। मेरा सोल पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं, बहुत सारे लोग खड़े हों और वो प्राउडली कहें कि इसकी वजह से हम गिरे नहीं, इसने हमें गिरने नहीं दिया। तो वो जो एम्प्लॉय उस वक्त में थे, जो जब इंस्टाग्राम हैक हो गया, तो आज भी जुड़े हुए हैं? आपके ऑफिस में है। मेरे ऑफिस में है? मतलब यहाँ बैठे हैं? आपके साथ बैठे। क्या बात है।
उनने मेरे आंसू भी देखे हैं, मुझे भी देखा है, और उन्हें ये भी देखा है कि इस लड़की ने अपना सारा, मतलब एक ही रात में मेरे पास जितना मेरा गोल्ड था, जो पूरी ज़िंदगी मेरे को बर्थडेज पे मिला जो था, मैंने सब बेच दिया। अपने मोबाइल तक मैंने बेच दिया था। मैं उस टाइम 3 आईफोन लेती थी, सब बेच दिया। मैंने कहा बच्चे नहीं, बिना सैलरी के 7.5-8 महीने लगे मुझे रिकवरी में सब कुछ की। जैसे जैसे जो भी कर सकती थी मैंने सब किया। पर मैंने एक भी एम्प्लॉय नहीं हटा मेरी कंपनी से। जो आज हम करते हैं, कंपनी बचाने के लिए एम्प्लॉयज़ हटा देते हैं। आज की डेट है सर, जहाँ भी मैं घूमने जाती हूँ, अगर मेरे लिए 21,000 का कमरा होता है तो मेरे ड्राइवर के लिए भी सेम कमरा होता है। इस बात को लेकर भी कई लोग बहुत सवाल उठाते हैं मेरे ऊपर, पर मेरा स्टाफ भी मेरे साथ मेरे साथ सर, मैंने कभी किसी को छोटा महसूस नहीं कराया है। मेरे साथ जो भी व्यक्ति रहता है उसे मैं बहुत बड़ा महसूस कराती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप में बहुत छोटा महसूस किया है कई बार। तो मुझे ये पता है कि जब नहीं होता, और जैसे आप मेरे पास नहीं था और मेरे भाई बड़ी गाड़ियों में घूम रहे थे, या मेरे भाई पिक्चर जा रहे थे और मेरे पास नहीं था, मैं स्ट्रगल कर रही थी, तो वो मुझे बहुत तकलीफ देता था, बहुत छोटा महसूस होता था मुझे। मैं ऑटो में जा रही होती थी अपना पार्सल लेकर डिलीवरी करने, और वहीं मेरे भाई ड्राइवर के साथ निकल रहे होते थे, तो तब सब मेरा मजाक उड़ाते थे। पर वो छोटा जो मैंने महसूस किया है, शायद उसकी वजह से मैं आज इतना सब कुछ लेकर, कई बार क्या होता है, आप अपना दर्द छुपाने के लिए कुछ चीज़ें करते हो। कुछ लोग कहते हैं मैं सिक्योरिटी लेकर क्यों चलती हूँ, कुछ लोग कहते हैं इतना तामझाम क्यों है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना मैं किस दर्द से गुजरी हूँ। आज मैं वो बच्ची हूँ जिसने अपनी लाइफ के 28 साल घर के बाहर पैर नहीं रखा है, कोई दोस्त नहीं बनाया है, कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, ट्रैवल नहीं किया। वो आज अपने मम्मी पापा के, आपको मैं किस लेवल तक सच्चाई बताऊं कि मैं आज तक घर पे अपनी मदर के अलावा अपने कमरे में नहीं सोई। मैं इतनी डेडिकेटेड लड़की हूँ, मतलब सुबह उठकर अगर मैंने भगवान को प्रणाम किया है तो पहला माँ को किया है आज भी, चाहे हमारी कितनी भी लड़ाई हुई हो, और उन्हीं के पास जाकर सोई हूँ। तो मेरे लिए टू स्टे इन होटल्स, ट्रैवल करना अलग अलग गाँव में, जंगलों में, और मंदिर खोजना और ये खोजना, उसमें डर तो लगता है ना सर। जाहिर सी बात। क्यों ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में कम है लड़कियां? क्योंकि उतनी सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी। और मैं ट्रैवल ही यूपी कर रही हूँ और एमपी कर रही हूँ, ऐसा भी तो नहीं है ना मैं केरला टूरिज्म कर रही हूँ। मैं ट्रैवल यूपी एमपी इस बेल्ट को कर रही हूँ, चंबल की बेल्ट को कर रही हूँ, या सीधा यूपी को कर रही हूँ। तो यूपी सेफ नहीं है आपकी नज़र में? नहीं, इतना सेफ तो नहीं है। आप एक लड़की होते हो, तब मैं आपको एक बात बता दूँ, 2 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आपकी सेफ्टी और आपकी रिस्पेक्ट सिर्फ आप ही के हाथ में होती है। कई बार आप गलत फंस जाते हो, बट वो भी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कई बार आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है। ठीक बात, बिल्कुल। जैसे आज सर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो न्यूज़ तो बन जाएगी, पर उस समय मैं क्या करूँगी? एसिड अटैक्स हैं 1 सेकेंड में होते हैं, विद इन सेकेंड। सोशल मीडिया पर्सनालिटी है, सब देख रहे हैं हम कौन से शहर में है, किस मंदिर में, किस स्पॉट पे। एवरीथिंग इज पब्लिक, यस, यू आर इन पब्लिक लाइफ। तो आपको कैसे पता कि मैं सेफ हूँ जब मुझे ही नहीं पता कि मैं सेफ हूँ? इसीलिए मैं अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। इसीलिए तानिया मित्तल बाउंसर्स लेके घूमती हैं, सिक्योरिटी लेके हाँ, घूमती हैं। क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी की बहुत चिंता है। मुझे घर जाकर जवाब देना है अपने पेरेंट्स को। मैं अनमैरिड हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी भी वजह से मेरी फैमिली मुझे लेकर शर्मिंदा हो। क्योंकि आज किसी लड़की के साथ चाहे रेप हो, चाहे वो किडनैप हो जाए, चाहे एसिड अटैक हो, पहला सवाल हमेशा लड़की पे उठता है, तुम वहाँ क्यों गई थी? तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हें घूमने का शौक लगा था, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी जंगल में मंदिर ढूंढने की, घर में ही भगवान है। तो भैया ठीक है ना, हम अपनी सुरक्षा का इंतजाम आप खुद करके चलेंगे साथ में, दिक्कत क्या है उसमें? अपना सुरक्षा अपने हाथ में है हमारी, ठीक है। तो उसमें गनर लेके लड़की चल रही तो और अच्छी बात है ना। देश में अब जो है अवधारणाएं बदल रही हैं जी, ठीक है। अभी सब पूर्वांचल के लड़कों का ही थोड़ी ना अधिकार है कि 6-6 गाड़ियां लेकर के और 20-20 गनर लेकर के घूमेंगे। लड़कियों का भी अधिकार है, लड़कियां भी घूमेंगी, और आप जैसी खूबसूरत पर्सनैलिटी को घूमना चाहिए। मैं तो समर्थन करता हूँ इस चीज़ का। हमारी पत्नी भी सिक्योरिटी लेके जाती हैं तो अच्छा है ना, वो तो होना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। मैं बहुत सारी रील्स देखता हूँ, लोग कमेंट करते रहते हैं आपके उस पर। मुझे लगता है कि उन सारे कमेंट करने वालों को, हेटर्स को जवाब मिल गया होगा इस बात का। अच्छा है, बहुत अच्छा। आप ये बताएं, मैं आपसे अगले सवाल पे आता हूँ। सवाल नहीं है, बेसिकली ये डिस्कशन है। आप जब कहती हैं कि आप 12वीं पास थी और आप देखने में सुंदर नहीं थी, मुझे वो हजम नहीं हो रहा।
मुझे हजम नहीं हो रहा। तो वो सुंदरता का मामला क्या है बेसिकली, वो राज क्या है, कैसे हुई आप सुंदर? मैं चाहता हूं कि आप चूंकि इंस्पिरेशन हैं, आपसे इंस्पायर्ड हों लोग, और खूबसूरत दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए आपको। अगर आप अच्छे दिखते हैं, आप अच्छे अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं, और आफ्टर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर तो आपको अपने आप को बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए। लेकिन आपने कैसे दिखाया? अभी बता रही थी कि आप एयरपोर्ट पे आधार कार्ड देख करके रोक लिया था उसने। मेरे साथ सर कुछ भी नॉर्मल कभी नहीं हुआ है। अब ये सुंदर वगैरह भी हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं था। लड़कियों पे एक्चुअली सुंदरता पे तभी खर्चा किया जाता है जिस दिन लड़के वाले देखने आ रहे हो। ठीक तब तक उनकी पढ़ाई पे खर्चा किया जाता है, या उन्हें पॉकेट मनी दी जाती है जिससे वो दोस्तों के साथ कभी आज किसी कैफे कॉफ़ी डे में घूम आए, एक कॉफ़ी पी आए। उसके अलावा ऐसा नहीं होता है कि हम लड़कियों को 1 लाख रुपए महीने दे रहे, जाओ अपनी ग्रूमिंग कराओ, जाओ ब्यूटीफुल हो जाओ। और हमें मतलब सिंस वी कम फ्रॉम MP एंड ग्वालियर बेल्ट, चंबल बेल्ट, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तो ऐसा कल्चर ही नहीं है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो। आज तक वहाँ पर सर मैक का स्टोर नहीं है। अच्छा, तो ये इट इज़ अ फार गॉन थिंग कि ऐसा कुछ होता है। मेट्रोज में ही है अभी। ज़ारा का शोरूम नहीं है, ये जितने बड़े ब्रांड्स हैं मैंने तो नहीं देखे ग्वालियर में। तो आप सोचें कि हमें कैसे पता होता, हमें पता ही नहीं था। और हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर था, सब बड़े इंडियन। ठीक है जी। तो एक लड़का था जिसे मैं बहुत पसंद करती थी और एक रिलेशनशिप में थी। उन्होंने मुझसे ब्रेकअप कर लिया एक दिन। वो आए मेरे पास, हम बैठे थे और वैलेंटाइंस डे के आसपास की बात है। बड़ी दिलचस्प कहानी है तो। और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अच्छा, पहले रोई मैं बहुत, फिर मैंने सोचा मैं पूछ भी लूँ कि रीज़न क्या है, बता क्या दो। बात हो गई ये तो बता दूँ। मुझसे बेटर भी मिली तो क्यों, क्या बेटर है उसमें? मिल गई थी कोई बेटर उन्हें? हाँ। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि तुम इतनी सुंदर नहीं हो, अपने आप को थोड़ा ठीक करो। अरे बाप। पूरी ही बनिया लगती हो, गोल मटोल सी रसगुल्ला। और फूट के रोई फिर तो मैं, मतलब वो रसगुल्ला जो फूटा पूरा चाशनी रोती रही। और पर वो मुझे रोता हुआ ही छोड़ गए। उनने सोचा भी नहीं कि एक बार बात करूं, इसको नॉर्मल करूं। अच्छा, उन दिनों बिजनेस में भी बहुत गर्दिश में तारे चल रहे थे, तभी पेज भी बंद हुआ था। तो जब समय एक बार खराब आता तो ऊपर वाला सारी परीक्षा एक साथ लेता है। सब कुछ हो रहा था। अच्छा, मैंने सोचा, अच्छा तब सर क्या हुआ था कि बिजनेस बंद पड़ने को की नौबत आ गई थी, सब बंद कर रहे थे कारखाने। तब मुझे लगा कुछ नहीं तो ये पैसे वाला, इससे शादी हो जाएगी। ये साथ नहीं छोड़ेगा। अब यूजुअली लड़कियां ऐसे ही करती हैं, जब अपना करियर पे गिव अप हो जाता है तो एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर ले, या फिर अगर बॉयफ्रेंड ठीक ठाक हो तो। ऑनेस्टली कोई नहीं बोलता तानिया जी। ऑन कैमरा इतना ऑनेस्टली कोई नहीं बोलता कि लड़का पैसे वाला, मेरी शादी हो जाएगी, बिजनेस गर्दिश में चल रहा है। वाह 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 वाह। क्योंकि उससे क्या होता है, कम से कम दोस्तों में स्टेटस मेंटेन रहता है। क्योंकि अच्छा, लड़कों में ये नहीं होता कि उन्हें कोई स्टेटस मेंटेन करना है। ये जो रोलेक्स भी है, ये लड़कों ने फेमस नहीं की कि हम घड़ी पहनते हैं, ये लड़कियों ने ही की है। अच्छा जी, पत्नियां ज्यादा शो ऑफ करती हैं कि मेरे पति रोलेक्स पहनते हैं या एलवी के जूते। देखो इनके एलवी के शूज मैं लेने जा रही हूँ मॉल। तो लड़कियों का अगर कुछ नहीं भी हो तो उन्हें ये ऐसा रहता है कि अच्छी फैमिली मिल जाए तो कम से कम हमारा शो ऑफ और स्टेटस मेंटेन रहेगा। तो क्योंकि जब प्यार तो गिव अप हो ही गया और मेरे तो बिजनेस के तारे भी गर्दिश में जा चुके थे, तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जैसा कुछ नहीं होता। सब ऐसे ऐसे पुल पे खड़े होते हैं, मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनूंगी और किसी भी दिन लुढ़क जाऊंगी। तो जब मैं नीचे लुढ़कूं तो पानी में क्रूज खड़ी होनी चाहिए कम से कम। क्योंकि लुढ़कने के बाद कोई डूबना नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक बात। फिर या तो आप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हो या मिसेस डिपेंडेंट वुमन बन जाते हो। ठीक बात है। तो वो मिसेस अमीर डिपेंडेंट वुमन बड़ा कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। कम से कम दुख दर्द में भी आप खूबसूरत दिखोगे, फेशियल वगैरह अच्छे होते रहेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। मैं भी इसीलिए ही गई थी कि मैंने सोचा वैलेंटाइंस पे थोड़ी चर्चा चलाते हैं, अब शादी कर लेते हैं। हो चुका है, मुझे समझ आ चुका है मेरे बस का नहीं है कि बिना किसी पिताजी के या किसी के बिजनेस कर पाऊँ, गिव अप है। तो पिताजी के आगे नाक नीची ना हो, इससे अच्छा है बोलेंगे प्यार में हूँ, ये लड़का अच्छा है, शादी करूँगी, इस पर BMW है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उन्होंने मुझे समझा दिया कि उन्हें गुड लुकिंग लड़की चाहिए थी। मेरी जैसी लड़की चाहिए ही नहीं। तो सारे अरमान
धरे के धरे रह गए। नहीं, फिर मतलब उस दिन मुझे ये समझ में आया कि अगर आप सुंदर भी नहीं हो और आप पे पैसा भी नहीं है तो आपकी बिल्कुल कोई कीमत ही नहीं है। इट इज रियलिटी, यस। तो फिर मैं क्या करती, तब मैंने वहाँ पर एक पैजेंट इंस्टीट्यूट चलता था मॉडल्स के लिए, ग्वालियर में। जी। तो मैंने उनसे जाकर बात की और उनको भी मैंने जाकर ये बोला कि मैं आपकी फीस पूरी दूंगी, आप बस मुझे सुंदर बना दो। उन्होंने मुझसे बोला दिस इज़ नॉट अ ब्यूटी पार्लर, वो भी बड़ी हाई फाई थी, बॉम्बे की थी। दिस इज़ नॉट अ ब्यूटी पार्लर। मैंने कहा मुझे पता है, पर आप मॉडलों को ऐसे सुंदर पतला कर देती हो। उन्होंने कहा स्लिमिंग सेंटर नहीं है, आप गलत आई हैं। अच्छा, हम माने ही नहीं, हम तो बिल्कुल अड़ियल। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि आप लड़कियों को अच्छा कर देती हो, आप कर दो, पर मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना, मॉडल नहीं बनना, क्योंकि मेरे घर में अलाउड नहीं है। 6 महीने में मैंने रोटी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया। वैसे भी गम इतना था, कबीर सिंह बन नहीं सकती थी, तो इसीलिए मैं दाल रोटी छोड़कर घर में बिल्कुल दर्द में, बस मतलब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा नहीं पाई मैं, वरना मतलब बहुत दर्द था मेरे अंदर कि बियर पी के मैं पड़ी रहूं बिल्कुल। पर उस तकलीफ में मेरे साथ ये था कि मैं मतलब बिना पर्पस के लाइफ नहीं जी रही थी। मैंने 13 किलो वज़न कम किया 6 महीने, एक रोटी को हाथ नहीं लगाया और बिल्कुल ऐसे पतली सी निकल आई, एकदम 52-53 kgs। पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, मेकअप करना सीखा उनसे, मेकअप समझा। तब तक मैंने मेकअप ही नहीं किया था कभी, कोई मेकअप। आज भी सर, अभी तक कोई मेकअप आर्टिस्ट मैंने नहीं किया, चाहे मिस एशिया बन गई, चाहे आज भी आपके यहाँ मैं बैठी देख हूँ। रहा था गाड़ी में आप खुद ही करती हैं मेकअप। कई बार कई आपकी रील्स हैं, आप सुबह निकलती हैं तो खुद ही उसका वीडियो भी डालती हैं। हाँ, नहीं अभी भी मैं आईलाइनर, काजल कुछ नहीं लगाती, कुछ भी नहीं। मतलब मैं मेकअप बहुत लिमिटेड और खुद ही, मतलब मैं किसी को कुछ नहीं करती। तब मैंने सीखा, ग्रूमिंग करी, समझा अगर आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। और मतलब सर, क्योंकि उसमें भी बहुत पैसा खर्च होता था, मेकअप खरीदना बड़ा महंगा होता था। तब मुझे पता लगा कि एक मैक का फाउंडेशन 4000 का आता है। हमारा कार्ड बिकता था उस टाइम, कार्ड का बिजनेस था, कार्ड बिकता था 180 रुपये का। 180 रुपये मतलब 40 कार्ड का पैसा एक फाउंडेशन में चला गया मेरा। बहुत कैलकुलेटिव बनिया, बड़ा दर्द होता था। तो सुबह मैं मॉडलिंग इंस्टीट्यूट जाती थी 5 बजे से शाम के 5 बजे तक, और रात भर कार्ड बेच के ऑनलाइन पैसा कमाती थी अगले दिन खर्च करने को, क्योंकि वो मेरी मैडम रोज सुबह 10-12 हज़ार का खर्चा बता देती थी। तो मेरा रोज का टर्नओवर उस इंस्टीट्यूट में ही खर्च होता जा रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि कम से कम एक दिन जब वो लड़का मुझे देखेगा तब उसे लगेगा कि मेरे हाथ से क्या निकल गया। मैं मिस एशिया के पैजेंट के लिए चली गई चुपचाप, पर जब तक मैं जीत के आई उसने शादी कर ली। तो वो मेहनत भी बेकार चली गई। लेकिन वो तो आज अपनी किस्मत को रोता होगा पकड़ के। पता नहीं, मैंने ब्लॉक कर दिया। हाँ, मतलब ठीक है, वो तो ऑफ कोर्स ब्लॉक कर ही दिया होगा। मैंने तभी कर दिया था लेकिन जब पता लगा शादी एहसास तो हुई। होता ही होगा कि मैंने क्या गवा दिया। अब तो इस देश के बहुत लड़कों को एहसास होता है जो अच्छा, स्कूल हाँ, में भी थे। एक कॉमेडियन की मैं वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था। वो बनिया, गौरव गुप्ता करके एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो कह रहा था कि बनियों की नस्लें नहीं सुधर रही बहुत दिनों से। तो आप तो, मुझे लगता है कि एक नस्ल सुधार दी आपने बनियों की। जिस घर में जाओगी तो वहां से तो खूबसूरत चेहरे ही पैदा होंगे बनियों में भी हैं, और बहुत सारे ऑफर भी आते होंगे बनियों के। नहीं, शादी के ऑफर बहुत ज़्यादा आते हैं मुझे, दिन रात सुबह शाम अब शादी के लिए ही आते हैं। अच्छा, दिन रात मेरे इंस्टाग्राम पे पहले मैं सोचती थी कि अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे, अब सिर्फ वो शादी.com बन गया है, पूरे टाइम शादी के ऑप्शन आते हैं। बट क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि क्या इस दुनिया में मेरे टाइप के भी लोग हैं। मुझे सर पैसे से कोई मतलब नहीं है। मैंने ये बोला भी है और फिर से रिएट्रेट करती हूँ, मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूँगी, कोई नहीं कमाता। ये बात भी मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के दिन में 2 बार पैर दबा सकती हूँ, रोज़ सुबह पैर छू के जा सकती हूँ, चाहे आज अवार्ड ले रही हूँ तब भी उनके पैर सबके सामने छू सकती हूँ। बिकॉज आई फील किसी रिलेशनशिप में छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। मोबाइल और यूट्यूब या जिस पे भी देख रहे होंगे मेरा यूट्यूब पॉडकास्ट, लोग घुस जाएंगे इसके अंदर। अभी पैर भी दबा लोगी आप, पैसे वाली। मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ अ फैक्ट। उसका नंबर नहीं दे सकती मैं, आप कंफर्म करना। जब मैं रिलेशनशिप में थी और हम खाना खाते थे, तब मैं खुद गीला टॉवल हाथ धो के लाती थी उनके हाथ धुलाने के लिए और खुद हाथ पोंछती थी। इस कैडर का प्यार में पागल वाली लड़की हूँ मैं, और मैं ये अभी भी अपने हस्बैंड के साथ पूरी जिंदगी करूँगी। क्योंकि मैं ये, मेरे लिए अगर किसी से मेरी शादी हो तो मैं ये चाहती हूँ दैट माई हस्बैंड शुड फील लाइक अ किंग।
उसके लिए उन्हें सिंहासन पे बैठने की जरूरत नहीं है. इट इज़ ऑल अ फीलिंग. जैसे मैं रोज सुबह इतने हार पहन के क्यों निकलती हूँ. अब राजकुमारी पैदा तो हुई नहीं, मन बहुत था पर पैदा तो हुई नहीं. पर अपने आप को फीलिंग तो दे ही सकते हो ना आप. लेकिन वो जो आपने बोल दिया ना, भी बेरोजगार भी अगर कोई होगा तो मैं उससे भी शादी कर लूंगी. सच में कर लूंगी. अरे बहुत कमीने भरे पड़े हैं दुनिया में. अच्छा Sorry, एक बात pardon my बताइए, language. मैंने 3-4 फैक्ट्री लगाई, इतनी पूरा सारी. छपरियों का गैंग पड़ जाएगा पीछे. सॉरी, आई कुडंट कंट्रोल माय लाइफ. नहीं मैं मान गई, पड़ जाएगा तो हो सकता है किसी छपड़ी को भी रिहैब की जरूरत हो. अब जिसके भाग्य में लिखी हूँ उसको तो झेलना ही है. पर मैं इतना आई कैन इमेजिन छपरी स्लीपिंग इन यू. आप उसके पैर दबा. तानिया मित्तल इज प्लीज. ओह माय गॉड. नहीं पर सर ये बात तो है ना, अब मैंने इतनी सारी फैक्ट्री लगा ली है, पैसे कमा ही रही हूँ, इतने सारे एम्प्लॉय है. अब उसके बाद भी मैं ये सोचूंगी कि कोई और मुझे कमा के खिलाए, तो ये तो गलत ही है ना. वैसे भी किसी एक आदमी को इस दुनिया में ये सुख होना चाहिए जिसे घर जाकर ये नहीं रोना कि मेरा पर्स खाली हो गया अगले दिन सुबह जब खोला. खाना बनाएगा आपके लिए? नहीं सर, मैं खुद बनाऊंगी. खुद बनाओगी? मैं क्यों बनवाऊँ, मुझे तो इतना सादा सारा काम रोटी. करेंगी कैसे आप? आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, मैं अभी कथा में गई थी, मैं महाराज जी के लिए भी रोटी सेक रही थी. हाँ देखा मैंने. हाँ मैं खाना वाना सब बना लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, सब घर का काम भी आता है मुझे. मतलब सुंदर सुशील नारी के जितने गुण होने चाहिए वो सब हैं आपके अंदर. मेरे कैमरे पे आज खुलासा हो गया. आप सोचो आप क्या कौन बैठा है. माय गॉड, आई एम सो लकी टू हैव यू एज अ गेस्ट ऑन माय पॉडकास्ट. सर एक्चुअली वैसे भी शक्ति का कोई कंपैरिजन नहीं है. भारत में नारी को शक्ति इसीलिए कहा जाता है जितनी शक्ति हम में है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ठीक बात. आज आपकी मदर वो नहीं करती या पूरी ज़िंदगी आपको वो इंस्पिरेशन नहीं देती तो आप यहाँ नहीं होते. बिल्कुल ठीक बात. वाइफ कभी आपकी इंस्पिरेशन नहीं बनती, इंस्पिरेशन हमेशा हमारी माँ बनती है. तो जितने भी पावरफुल मेन इन द कंट्री हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मदर्स. तो शक्ति का कोई कंपैरिजन नहीं है. बट साइमल्टेनियसली आई ऑल्सो फील जो आज का सिनेरियो है जिसमें हम विमेन इक्वालिटी और फेमिनिज्म के नाम पर अपने ही हस्बैंड्स को आउटरन कर रहे हैं कि हम इनसे आगे हैं, ये हमें ये कर दें वो कर दें, वो बहुत गलत है. हमारी पति, अगर सीता मैया ने भी तो राम जी के पैर छुए. ठीक बात. वो भी तो राजकुमारी थी जी. तो आप अपने पार्टनर को अगर छोटा महसूस कराकर बड़ा महसूस कर रहे हैं तो उसमें आप ही छोटे होते हैं. बिल्कुल ठीक बात है. बहुत सारी आजकल यूथ की जो सोच ना वो चेंज हो गई. नौजवानों की सोच चेंज हो गई, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों. हर कोई एक अपनी कंपैटिबिलिटी तलाश रहा है आजकल. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि समाज में अब जो आ गई, मुझे लगता है कि मैं उनका नाम भी नहीं लेता, उन चीज़ों का जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि अपने पॉडकास्ट से हमेशा पॉजिटिव बातें करूं, सकारात्मक चीज़ों को स्प्रेड करूं, क्योंकि इसको फैलाइए जिसका कि मैसेज एक देश में जाए, दुनिया में जाए, संसार में जाए. और आप जब ये बात करती हैं कि हम छोटे नहीं हो जाएंगे किसी को दिखा करके, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा संदेश जाता है यूथ में. और आप अगर इन सब चीज़ों को ज़रूरी है, आप वन नाइट स्टैंड के बाद अगले दिन सुबह रियलाइज करते हो कि ये मुझे खुश नहीं रख सकता और आप उसको बोलते हो मेरे पे दूसरा ऑप्शन है. फिर आप दूसरा ऑप्शन सोचते हो ये मुझे खुश नहीं रख पा रहा क्योंकि इसने बर्थडे नहीं मनाया, तीसरा ऑप्शन ये नहीं कर. आप सर वैसे भी प्रैक्टिकल अप्रोच में मैं आपको बता दूं, हमें हमारे खुद के अलावा कोई खुश कर ही नहीं सकता. ठीक बात है. हम अपनी खुशी जो दूसरे में ढूंढते हैं कि अगर मेरी पत्नी ऐसी होती या अगर मेरे पति ऐसे होते या मेरे बॉयफ्रेंड ऐसे होते, ये सब झूठ है, इट्स अ मिथ. जो इंसान खुद खुश नहीं है ना वो किसी को खुश रख सकता है, और ना इंसान की खुशी कोई और दूसरा इंसान पे डिपेंड करती है. आप खुद में खुश रहिए. मैं अकेली रहती हूँ पिछले कितने सालों से. सब लोग यही मुद्दा है कि आप स्टाफ के साथ ट्रैवल करते हैं, मैं अकेली ही ट्रैवल करती हूँ. मेरे आज तक कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ एक ही दोस्त है, वो भी इंडिया में नहीं है अब. उसके अलावा मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, कभी कोई फ़ोटो किसी फ्रेंड के साथ नहीं, अकेले ट्रैवल भी सारा अकेले कर रही हूँ, कोई पार्टनर भी नहीं, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ. चलिए, आपको बहुत जल्दी से एक अच्छा सा पार्टनर मिले. मैं तो सार्वजनिक रूप से प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ, और आप खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, ये एक अच्छा है. अच्छा, मैं दोबारा से आपको पॉडकास्ट पर ही लेकर चलता हूँ. ज़िंदगी की बातें तो होती रहेंगी. आप कंसिस्टेंट हैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर के.
और जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो मैं इस दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो अपनी कंसिस्टेंसी की बदौलत ही आज एक इंडस्ट्री पर राज करता है। मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत इंस्पायर्ड हूँ उस व्यक्ति से। लगातार काम करना और काम करके अपने आप को एक मुकाम हासिल कर लेना, इस्टेब्लिश कर लेना। जहाँ तक मैंने आपकी चीज़ों को देखा है, आपकी वीडियोस को देखा है, किसी से इंस्पायर्ड हुई आप इतना कंसिस्टेंट अपने काम को रहने के लिए? आपने कल भी किसी के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, आप मुझे बता रही थी। आज भी आपके 2-3 लोगों से और भेंट होनी है। 5 लोगों से और भेंट होनी। 5वां मैं भी 5 में भी हूँ या 5 और है मेरे अलावा? आपके अलावा? अच्छा, मेरे अलावा 5 और है, तो 6 लोग एक दिन में हो गए। इतनी एनर्जी का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है एनर्जी का? कहाँ से आ रही है एनर्जी इतनी? एक्चुअली क्या होता है, जब आपका किसी भी चीज़ को करने का एंड गोल सही है तब वो लोग आपके लिए सोर्स भेजते हैं। आज मैं करीब 300 लड़कियों की एजुकेशन और उनकी शादियों का खर्चा उठा रही हूँ। 200 से ऊपर डॉग्स का खर्चा उठा रही हूँ, स्ट्रीट डॉग्स का। कोई हाई फाई ब्रीड्स नहीं, कुछ नहीं, जो आज़ाद घूम रहे हैं उनको। अच्छा, अपने देसी वाले जो भाई बहन सब इंडी, घूम रहे हैं। हाँ, इंडी देसी ठर्रे जिनको हम कहते हैं। ठीक। जो गलियों में घूम रहे हैं, ग्वालियर की कॉलोनियों में, वहाँ सुबह दिन में 3 टाइम मेरे लड़के पैकेट वाला दूध लेकर, कुछ सस्ता नहीं, कुछ जो चीज़ मैं खा रही हूँ, जो मेरा स्टाफ खा रहा है, वही वो डॉग्स खा रहे हैं। उन सब का ध्यान रख रही हूँ। अनगिनत संस्थाओं से जुड़ी हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ वो ना मेरा भाग्य है, ना मेरा लिखा हुआ है, ना मेरे कर्म का है, वो उन लोगों के भाग्य का है। क्योंकि उन लोगों के लिए मेरा कमाना ज़रूरी है। आज मेरे स्टाफ में इतनी सारी महिलाएं हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम कर रही हूँ। अब आप ये समझिए कि अगर आप सोचें कि आपके यहाँ मैं खुद फेमस होने के लिए बैठी हूँ तो ये बहुत गलत होगा आपका सोचना। आज मेरा फेमस होना उन लड़कियों के लिए ज़रूरी है, मेरा कमाना उन लड़कियों के लिए ज़रूरी है। तो वो ही मेरे प्रेरणा का भी स्रोत बनती हैं। और वो लोग जो रोज़ सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं कि हमारे जैसे, उनने भगवान से मांगा कि आज हमें 10,000 का बोनस मिल जाए, तो भगवान उनका वो सपना पूरा करने के लिए मुझे धन दे रहे हैं। तो मुझे कोई चीज़ की कमी इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं जुड़ी हैं जो वो भगवान से मांग रहे हैं। मैं उसके लिए सिर्फ एक जरिया और निमित्त मात्र हूँ। इस बात पे मैं आपको एक और बात भी कहना चाहती हूँ। आप ये देखते होंगे, अगर आप मेरी प्रोफाइल कभी देखेंगे। अरे देखता हूँ, ऑफ कोर्स। तो मैं बहुत छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स से कोलैबोरेट करती हूँ। 10,000 फॉलोअर, 2,000 फॉलोअर, किसी का भी इंटरव्यू लेती हूँ, कोई बड़ी पर्सनालिटी हो या नहीं हो। सबके घर जाके खाना खाती हूँ। कोई एक अयोध्या में गई थी, एक शॉपकीपर थे, उनके घर पे रात को मैंने डिनर लिया। चाहे होटल के जो ओनर थे रेडिसन के, उनने बुलाया, वहाँ नहीं गई मैं, बल्कि कुछ बहुत वरिष्ठ पॉलिटिशियंस क्या जाना था, वहाँ नहीं गई। एक दुकानदार के घर पे मैंने रात को डिनर किया। तो मैं उन सब के साथ क्यों करती हूँ कोलैबोरेट या वहाँ क्यों जाती हूँ? क्योंकि मेरे लिए छोटा या बड़ा कोई फॉलोअर्स या लाइक्स या कमेंट से या 1 मिलियन क्रॉस करने से नहीं होता। हम जैसे लोगों का काम है कि हमारी वजह से कुछ लोगों को मोटिवेशन मिले, वो ऊपर उठ पाए। ठीक बात। उस दिन हम बहुत बड़े बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये मेरा मकसद है। और मैं कोई चार्जेस नहीं लेती, फ्री में कोलैबोरेट करती हूँ। जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरी प्रोफाइल हमेशा खुली है। चलिए, हम भी बहुत छोटे से पॉडकास्टर हैं इस देश के, आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, हम बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करते हैं खुद को। और आपने हमसे भी कोई चार्ज नहीं लिया है ना हमने आपसे कोई चार्ज लिया है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल क्या है, लोग, जैसे कि आपने इतनी स्पष्टता से बात की ना कि आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हों और ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, आप उसके साथ ही बात। आजकल ना लोग फेक हैं और मुझे वो डुअल फेस पसंद नहीं है। मैं हमेशा, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखती हो तो आप उसमें हामी भरिएगा। लोग आजकल क्या करते हैं, मेरा मैनेजर बात करेगा आपसे। आई हैव ए वेरी ह्यूज टीम। मेरे पास मैनेजर भी है, फीमेल मैनेजर है, फीमेल मैनेजर है। यू कैन आस्क माई कैमरा पर्सन्स हियर। मेरा कभी मैनेजर बात नहीं करता किसी से, क्योंकि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा, आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा, आपकी बातों को समझ पाऊंगा और फिर ये मैं तय कर पाऊंगा कि मुझे आपके साथ बैठना है या नहीं बैठना। तो वो आजकल ना वो जो बड़ा वो चल रहा है कि वो हमारा मैनेजर है, समझ, अपना झमाका बनाते हैं, भौकाल बनाते हैं सब लोग, है ना, भौकाल बना करके चलते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये डुअल फेस वाला नहीं होना चाहिए, आदमी को स्पष्टवादी होना चाहिए और एक चेहरा ही होना चाहिए, जैसे जुबान पे हो वैसे दिल में रहो। वो सैंडी और सुंडी वाला केस है। सैंडी और सुंडी वाला केस है, ठीक कह रहे हैं आप। सबके दो चेहरे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बट एक्चुअली क्या है ना सर, जो लोग दो चेहरे रखते हैं ना वो ही परेशान रहते हैं, वो मेंटेन करना भी क्योंकि बड़ा किसी मुश्किल है ने वो। क्योंकि किसी ने पकड़ लिया किसी दिन हाँ, ठीक तो बात। ये जितने स्कैम हो रहे हैं या अभी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सियां हुई इन्फ्लुएंसर्स को लेकर ही, क्योंकि हम दिखा कुछ रहे हैं और हैं कुछ और। तो जब हम कुछ प्रिटेंड करते हैं, जैसे आज मैं आईलाइनर लगा के घूमूं तो मैं 1 साल घूम पाऊंगी, 2 साल, 5 साल, एक पॉइंट के बाद मैं गिव अप कर जाऊंगी। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए मैंने ऐसी चीजों की आदत नहीं डाली। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मेकअप आर्टिस्ट है, मैं आज शायद अफोर्ड कर रही हूँ, कल नहीं कर पाऊँ, मैंने इन चीज़ों की आदत ही अपने लिए नहीं डाली। आप जितना ज़्यादा अपने आप को, रियल यू को एक्सेप्ट करते हैं, देखिए कुछ कमियां मेरे अंदर भी हैं और मैं उन सबको Nobody is एक्सेप्ट करती perfect, of हूँ। course, एवरीबडी हैज़ अ ग्रे साइड। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं ये कहूँ कि मतलब मुझ में कोई कमी नहीं है तो मैं भगवान हो जाऊंगी। लेकिन आप कितनी मासूमियत से तो आप जवाब दे रही हैं कि लड़का मुझे अगर पैसे वाला मिल जाता तो मेरा काम बढ़िया चल जाता, इससे बड़ी और कौन सी बात होगी। इतना ऑनेस्टली कौन एक्सेप्ट करता है यार इस चीज़ को। खैर, महाकुंभ गई थी आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा महाकुंभ का आपका? कुंभ ने 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, 144 वर्ष बाद ये ऐसा ग्रह लगन तिथि सब कुछ अनुकूल ग्रहों का हुआ, अलाइनमेंट हुआ, ऐसा सब कुछ अनुकूल रहा और वो कुंभ ने तो मुझे बहुत कुछ दिया। कुंभ ने मुझे जो दिया मुझे लगता है वो किसी को नहीं दिया। देखिए, अब आपने अगर कह ही दिया है कि कुंभ ने आपको अगर बहुत कुछ दिया, तो मुझे लगता है कि अगर अब मैं इस पर बात ना करूं तो वो मुझे लगता है कि कैमरे के साथ इंसाफ नहीं होगा और पॉडकास्ट के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो हमें इंसाफ करना चाहिए अपने व्यूवर्स के लिए। आप 2 बजे झूसी पहुंची जी। आपने एक वीडियो पोस्ट किया कि आप वहाँ लोगों की हेल्प कर रही हैं और वहाँ बहुत सारे लोग फंसे, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन ये हो गया कि वो तो कहीं सरकार की नज़र में है ही नहीं, वो तो डेटा में है ही नहीं, झूसी की भगदड़ का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। वो हुई नहीं हुई इस बात का अभी तक कुछ स्पष्टीकरण ही नहीं आया। भाई देखिए, हम भारत में रह रहे हैं, यूपी में अगर कुंभ मेला है तो वहाँ एक राज्य की सरकार है। राज्य की सरकार का काम है लोगों को डेटा देना, लोगों को स्पष्टता देना, सत्यता से अवगत कराना, लेकिन वो तो आया नहीं। आप कह रही झूसी में भगदड़ हुई। अब ये तो पत्रकारों का काम है, मेरा थोड़ी। नहीं, देखिए पत्रकारों का काम तो है, लेकिन आप ही ने कहा ना आपको बहुत कुछ दिया। अच्छा छोड़ दीजिए, हुआ नहीं हुआ मैं उसमें नहीं पड़ता जी। आपने कहा कि आपको बहुत कुछ दिया, क्या दिया कुंभ ने? कुंभ ने मुझे सच के लिए लड़ने की ताकत भी दी। कुंभ ने मुझे एज अ पर्सन बहुत ग्रो कर दिया। कुंभ में ना सिर्फ मैंने ये देखा कि हमारे धर्म में कितनी शक्ति है, उसके साथ मैंने ये भी देखा कि कैसे कुंभ ने पूरे भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि हिंदू पीछे नहीं है। ठीक बात। ऑल द अदर कंट्रीज दैट आई ऑलवेज ट्रैवल टू, एक धारणा रहती थी कि वो तो गाँव के हैं, इंडिया वाले हैं, गाँव वाले हैं, और इंडियन कल्चर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यूजुअली बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यही दिखाती हैं, भाई हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। मुस्लिम कल्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, अरब कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। किसी ने नहीं देखी थी भारत के धर्म की ताकत, एंड आई वाज सो प्राउड। मैंने बहुत गर्व से दिखाया, बहुत सारे अनगिनत वीडियो डाले, रोज़ रोज़ डुबकी करी, अलग अलग साड़ियों में करी। मैंने कहा एक बार नहीं, रोज़ पाप धोएंगे, रोज़ मोक्ष की प्राप्ति। डू यू नो कितनी छोटी छोटी कंट्रीज का साल का बजट होता है उतना जितना कुंभ में भारत सरकार का बजट? आपको पता है जितना वहाँ पॉपुलेशन था वो 100 कंट्रीज से ऊपर का था। 100 कंट्रीज से ऊपर था, मालूम है मुझे। तो कितने सारी दुनिया ने जो ये समझा था कि इंडियन, अच्छा अब जैसे हम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी बात करें, उनने पैदल यात्रा की धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, कह रहे थे मैं हिंदुओं को एक करूँगा, उन्होंने किया भी। उन्हें कितना अच्छा लगा होगा वहाँ बैठ कर कि हिंदू देखो कुंभ नहाने ही एक हो गया, मुझे चलना भी नहीं पड़ा, यहाँ मैं बैठा हूँ और मैंने कुंभ नहाने में एक देखा। अरे क्या कल्पना कर सकता है कोई दुनिया में कि एक स्नान को भी उत्सव में तब्दील कर दिया भारत की सनातन परंपरा ने। हाँ, और आई थिंक कुंभ की वजह से लोगों ने ये बिलीव भी किया कि एक तो इंडियन गवर्नमेंट
कैसे धर्म को प्रमोट कर रही है और कितनी पावरफुल है। कुछ चीज़ों में क्या होता है, हम घर बैठे कहते थे सरकार क्या कर रही है, पर अब तो ये भी लोगों को समझ में आया कि सरकार कितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। आपने वहाँ पर 360 शोज देखे, इमर्सिव शोज देखे, सारा सेलिब्रिटी देखा, पूरा बॉलीवुड देखा। लोगों को लगता था बॉलीवुड, कुछ लोग चेहरा दिखा के आए, कुछ लोग चेहरा छिपा के भी आए। और आप देखें, हम लोग हमेशा से ये समझते थे दैट बॉलीवुड भी है छुट्टियां मनाने, यूएस, मालदीव्स ये चला जाता है। ठीक बात। पर आप मुझे एक स्टार बता दें जो वहाँ नहीं आया। सब आए। तो इससे हमें अच्छा, और आप ये भी देखेंगे स्टार्स भी अलग अलग कम्युनिटीज के आए। कटरीना कैफ हिंदू नहीं है, बिल्कुल ठीक बात। पर स्नान उन्होंने भी लिया। नहीं, अब तो हिंदू ही हो गई ना। बट आप समझिए, उन्होंने भी हमारा कल्चर अडेप्ट कर लिया, एंड शी हैज ऑल्सो बिलीव्ड इन द सुप्रीम पावर ऑफ आवर गॉड, है ना। क्योंकि कुंभ में भगवान के दर्शन तो किसी को नहीं हो रहे थे। ठीक बात। कुंभ में आप स्नान करके ये बिलीव कर रहे थे कि इस जल में जो हमारी माता गंगा, सरस्वती और माता यमुना है, वो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। तो है तो डिल्यूजनल कुछ लोगों के लिए, पर क्या वैसे भी सिर्फ भारत में ही नदियों को माता कहा गया है? ऑफ कोर्स। तो जो लोग बाहर से आए हैं उन लोगों को भी ये नहीं पता था कि ऐसा नहीं है, भगवान सिर्फ मूर्तियों में है। हमारे लिए तो जल में भी भगवान है। और उस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस में पूरे वर्ल्ड के सामने रखा। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। और इतने लोगों ने स्नान किया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ या ना हुआ, अच्छा या बुरा, मुझे लगता है कि मेरे साथ वो होना लिखा था। एक चीज होती है इंसान की नियति, जिसके जीवन में जितना सुख और दुख लिखा है वो उससे भाग नहीं पाता। तो उस दिन मेरे साथ जो होना लिखा था, चाहे वो वीआईपी घाट की रील वायरल होना हो। अब किसी ने इस बात पे अकल नहीं लगाई कि गूगल मैप्स पे उस घाट का नाम है संगम वीआईपी घाट। किसी ने इस बात पे दिमाग नहीं लगाया। लोगों को ट्रोल करना था, उन्होंने किया। बट मेरा उस दिन भी लॉजिक ये था, क्योंकि अरेल की साइट पे लोग स्नान नहीं कर रहे थे और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, तो मैंने लोगों को बताया। और उस वीडियो से करीब 2.5 लाख लोगों ने अगले दिन वहाँ स्नान किया। उस वीडियो को 90 लाख लोगों ने देखा। तो जिन्होंने सर ट्रोल भी किया वो 1000 लोग भी नहीं होंगे। जिन लोगों की स्नान में मैंने मदद की वो 2.5 लाख लोग थे। जिन लोगों को रोजगार मिला उस रात, उन सब ने मेरे साथ डिनर किया। वहाँ के फूल वाले, पंडित, ब्राह्मण, सब लोगों के साथ मैंने डिनर किया। मैं आपको वो वीडियो भेजती हूँ, अभी दिखाऊंगी। सब लोग खुश थे, वहाँ सबको रोजगार मिला। मुझे कुछ लोग अच्छा या बुरा समझे, उससे मेरी अच्छाई कभी कम नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक बात है। अपना काम करते रहिए, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर जी। और किसी के कमेंट्स पर या किसी के टिप्पणियों पर मुझे लगता है कि जीवन नहीं चलता। जीवन कर्म से चलता है, और कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इस बात को आपने आत्मसात किया है, मुझे लगता है। और वो नहीं होता तो आप मुझे बुलाते? नहीं, ऑफ कोर्स मैं तो बुलाता आपको। कई बार मैंने बोला ना, ये सब मेरी नियति है। नहीं, मैंने तो आपको वैसे कंट्रोवर्शियल कुछ भी बात करने के लिए या नहीं, मेरा नहीं, पर मैं ये कह रही हूँ, उससे जो विजिबिलिटी मिली मुझे, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की नजर में मैं तो आपको जब से जानता हूँ, जब आप बी प्राक की कथा में गई थी चंडीगढ़ जब इंद्रेश जी की वहाँ उनके मुखारविंद से कथा थी और बी प्राक ने अपने यहाँ कथा का आयोजन किया था, तो आप वहाँ थी। हालांकि हम वहाँ पीछे कोने में छुपे खड़े थे, लेकिन हम तो आपको तब से जानते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन अच्छा, अब तानिया मित्तल क्या चाहती हैं, क्या करना है लाइफ में, गोल क्या है? भाई बिजनेसमैन आप हो गई, आप एंटरप्रेन्योर हो गई, आपने कंपनीज खड़ी कर ली, 7 देशों में आप बता रही कि आप एक्सपोर्ट कर रही हैं अपनी साड़ियों को। आपके यहाँ जो क्या नाम बताया आपने कंपनी का? हैंडमेड लव के आपके जो प्रोडक्ट हैं वो 7 देशों में जा रहे हैं। आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी चला रही हैं। अब क्या चाहती हैं? शादी करनी है? हाँ, वैसे सेटल होना है अब लाइफ में? अब तो किसी गरीब लड़के को अमीर लड़की मिल जानी चाहिए। नहीं, तो पर सेटल गरीब होने लड़का का इसलिए मतलब, चाहती हैं आप उसको डोमिनेट कर पाएं लाइफ में? मैं क्या किसी को डोमिनेट करूंगी? बट नहीं, इसीलिए क्योंकि कोई एक आध लड़का तो ऐसा होना चाहिए जो पूरी जिंदगी इस प्रेशर में नहीं मर रहा कि मुझे घर चलाना है। वरना बहुत सारे लड़के अपने सपने इसी दर्द में कुचल देते हैं कि उन्हें अपने घर वालों का और परिवार का खर्चा उठाना है। ऑन रिकॉर्ड बोल रही हैं आप ये बात, ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो आपका जो लड़का, अगर आपने उसे डोमिनेट कर लिया तो वो मेरे पास आके, भैया तुम्हारे पॉडकास्ट को देख के आया था मैं, और यहाँ तो देखो मेरे साथ कहानी उल्टी हो गई। अब वो उसकी नियति, किसी का अच्छा या बुरा मैं भी नहीं रोक सकती। अच्छा, यानी गारंटी नहीं दे रही हैं आप?
नहीं, मैं कोशिश करूंगी। मनुष्य है हम, और हम सब इंसान हैं, इसलिए गलतियों का पुतला है। तो किसी भी चीज़ को आज से 10 साल आगे का बोलना है तो फिर मैं वो नेता हो जाऊंगी कि मैं भविष्य बता पाऊँ। यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगी मेरे इस पॉडकास्ट के जरिए? बहुत लोग हैं आप जैसा बनना चाहते हैं, बहुत लड़कियां हैं आप जैसा बनना चाहती हैं। एक लाइन मैं हमेशा कहना चाहती थी यूथ से, और कहती भी हूँ, नो वन इन द वर्ल्ड इज़ लाइक यू एंड दैट इज़ योर सुपर पावर। इस दुनिया में आपके जैसा कोई भी नहीं है, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी है, पेपर है ये, जो ये बताता है कि हर इंसान में 5 ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं है। तो आपके अंदर जो 5 अच्छी चीज़ें हैं वो मेरे अंदर नहीं है, पर हम सब के अंदर, चाहे हम टॉपर हो या बैक बेंचर, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर है। तो आप कभी ये ना सोचें कि हम किसी से कम हैं, या आप कभी ये ना सोचें कि मेरे पास ये नहीं है। कुछ ना से कुछ होने की वो जर्नी मैंने अपने आँखों से, अपने हाथों से और अपने आंसुओं से जी है, और अभी भी ना मैं हार मान रही हूँ, ना कोशिश करने से रुक रही हूँ। दैट मीन्स अगर मैं कर सकती हूँ तो आई एम श्योर कोई भी कर सकता है। महादेव को मानती हैं आप? केदारनाथ जी गई कभी? हाँ, मैं 4 धाम की है पैदल। क्या अनुभूति हुई आपकी वहाँ? मुझे, अब ये भी बड़ा डिल्यूजनल टॉपिक हो सकता है, पर मुझे जब भी मैं किसी मंदिर जाती हूँ, या मैं शिव जी पे तो रोज़ ही जल चढ़ाती हूँ, तो जब भी मैं करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिव जी मुझे कहते हैं कि तुम जाकर किसी और की मदद करो। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी ब्लेसिंग को उस दिन की ही उस किसी को ट्रांसफ़र कर दूँ, किसी भूखे का पेट भर दे, या कोई किसी का फ़ोन आया है कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आ जाओ, या किसी का आया हमारे टिकट सेल नहीं हो रहे, शेयर कर दो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं एक ज़रिया बनूँ कि आज जो मुझे आशीर्वाद मिला है वो किसी के काम आए। और महादेव हमेशा अपने प्रिय भक्तों को दूसरों की सेवा में लगाते हैं। अच्छा। महादेव का जो भक्त है वो कभी खुद के लिए कुछ नहीं करता मिलेगा आपको। महादेव का हर भक्त हमेशा किसी और के लिए करेगा। जैसे पूज्य स्वामी जी भी, आपके तो गुरु जी भी हैं, मैंने देखा, तो गुरु जी शिव जी के भक्त हैं, और आपने देखा हो उन्होंने पूरे कुंभ में खुद के लिए कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कोई भव्य आयोजन नहीं देखा जिसमें वो स्टेज पे बीच में बैठे हों। उनका हर आयोजन का वीडियो जो मेरे सामने आया उसमें था कि किसी ना किसी फॉरेन गेस्ट को, या किसी सेलिब्रिटी को, या फिर किसी नॉर्मल व्यक्ति को वो ये सिखा रहे थे कि हिंदू धर्म में क्या परंपरा है। नए महामंडलेश्वर बन रहे थे, नए गुरु बन रहे थे, और उन्होंने भी सब कुछ अपना पूरा समर्पण जो किया वो लोगों को भारतीय धर्म, संस्कृति और महादेव की पूजा का सही तरीका, एक मैंने वीडियो भी देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि क्या मंत्र है, सही तरीके से किस मंत्र को बोलना है। कई बार हम ओम नमः शिवाय भी गलत तरीके से बोलते हैं। ठीक बात। उन्होंने भी अपना सब कुछ सबके लिए वहाँ पर खोल दिया, सबको अपनी सारी सुविधाएं दी। बल्कि वो थी होस्ट हर्षा थी, उन्हें अपने उस पर बिठालना रथ पे, आई थिंक काफी बैकलैश हुआ जो भी हुआ, बट मुझे ऐसा लगता है असल में क्या था, वो उन्होंने उसको रथ पे नहीं बैठाया था, और ना ही वो उनके रथ पे बैठी थी। वो पीछे एक और महामंडलेश्वर का रथ था, उस पर वो बैठ गई, और उसके बाद जैसे ही वो महामंडलेश्वर उस रथ पे से उतरे, आज मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी मुझे क्लियर कर देनी चाहिए, और मैं चूंकि उनका मीडिया एडवाइजर होने के नाते ये अधिकार रखता हूँ, जिम्मेदारी रखता हूँ। वो उस रथ पर जैसे ही महामंडलेश्वर गए तो उन्होंने सिर्फ एक सेल्फी उस सिंहासन के पास लेकर के और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसी वक्त एक रिपोर्टर आता है, रिपोर्टर यूट्यूबर था कोई, उसने उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उनसे कुछ सवाल पूछ लिए, तो वो कंट्रोवर्सी उससे हुई। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज के रथ पर होस्ट हर्षा नहीं बैठी, हर्षा रिछारिया नहीं बैठी, वो उनके पीछे वाले रथ पर वो बैठ गई, क्योंकि उस रथ पे मैं स्वयं था। हमें भी उतना ही समझ में आया, क्योंकि मेरे ये कैमरामैन यहाँ हैं, मेरे सारे कैमरामैन के पास वो फुटेज है, और मैं उस रथ पे स्वयं मौजूद था। पर सर मेरा ये पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेकर कि स्वामी जी ने अगर अपने रथ पे चाहे आपको भी बैठने दिया जी, तो ये उन्होंने हम सबको सौभाग्य दिया। बिल्कुल ठीक बात। आप समझे, जो कुंभ था वो था ही धर्म गुरुओं का, जगत गुरुओं का होता है, अखाड़ों का था। हम तो वैसे भी टूरिस्ट थे। ठीक बात है ना। और क्या आप और मैं सोच सकते थे रथ पे से देखना कुंभ को? क्या आप और मैं सोच सकते थे कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ मैं बैठूं, उनके बराबर में बैठने, उनके पास बैठने की आज मेरी तो औकात नहीं है। ठीक बात। उनका उसको भी बैठने देना।
आपको भी बैठने देना फॉर दैट मैटर, क्योंकि वो चाहते तो वहाँ पर वो सिर्फ अकेले होते, ठीक बात। क्योंकि महामंडलेश्वर तो वो हैं, हम कहाँ हैं, हाँ हाँ। है ना। उनका वो बड़प्पन कि, और मुझे नहीं पता लोगों का पर्सपेक्टिव, बट मैंने इस चीज़ पे ये बोला कि चाहे वो मॉडल हो, चाहे कुछ भी करा हो उनने, चाहे होस्ट हो, स्वामी जी ने उस चीज़ को कभी बड़ा या छोटा नहीं देखा, विच आई अप्रिशिएट। किसी को मॉडल होने पे बैकलैश करना, जितनी एक्ट्रेस हैं वो भी तो पहले मॉडल ही थी, जाहिर सी बात। मॉडलिंग से ही आप एक्ट्रेस बनते हो सब, मैंने भी करी। तो आप किसी मॉडल होने, मतलब इस बात पे मजाक उड़ाया जाए कि मॉडल को क्यों बिठाया, ये गलत है। मुझे ये लगा कि ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने इस चीज से एक नया मैसेज भी दिया। फॉर मी इट वाज अ न्यू मैसेज कि वो किसी को उसके करियर या उसकी लाइफ चॉइसेस के बेसिस पे जज ही नहीं करते। इंसान तो है ना, हिंदू तो है, घर जन्म तो हिंदू ही घर में हुआ ना, सनातनी के घर में पैदा हुआ। मॉडल हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो धर्म के प्रति अगर परिवर्तित हो रहा है, अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहता है तो नहीं। और अगर कोई, ये भी तो भारत में ही होता है, कोई चोरी करता है, कोई डाकू है, तब भी वो मंदिर में जाकर माता को ही घंटा चढ़ाता है। जेल में भी तो मंदिर हैं, जेलों के अंदर क्या पूजा नहीं होती? और ये सिर्फ हमारे मंदिरों में है कि आप कितनी भी बड़ी गलती करो, कितना भी बड़ा पाप करो, आपको उसी दिन क्षमा मिलती। बिल्कुल ठीक बात। ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को बोला हो कि तुम 7 साल क्षमा के लिए अपने पश्चाताप करो। ईश्वर ने भी एक ही दिन में माफ किया, एक ही दिन में माफ किया, दुर्योधन को भी माफ किया। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन 100 गालियां देने पर श्री कृष्ण ने तो उस सभा में बैठे हर व्यक्ति को माफ किया। ठीक बात। वरना वे चाहते तो युद्ध से पहले ही उस सभा में कोई ना बचता। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमारे सनातन की ये भी खूबसूरती है कि हम 100 गालियों पे माफ करते हैं, 101वीं पर सुदर्शन निकाल लेते हैं। तो 100 गालियां तो माफ कर दी जाती हैं और करनी भी चाहिए। और ये खूबसूरती भी सनातन में ही है कि 100 गलतियां माफ की जाती हैं। 100 गलतियां और किसी धर्म में और किसी जीवन शैली में माफ़ नहीं की जाती। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सनातन तो हमें ज़िंदगी को जीने की सरलता को सिखाता है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखती हैं तो ठीक है। तानिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, और आप ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहें, आपको एक बहुत अच्छा सा जीवन साथी मिले, ऐसी प्रार्थना मैं एक बार पुनः करता हूँ अपने दर्शकों के सामने। और आपको बहुत सारा मोटिवेशन ऐसे ही प्राप्त होता रहे, और आपकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही बनती रहे, और आपका चेहरा ऐसे ही चमकता रहे, आप ऐसे ही खूबसूरत दिखती रहें। ऐसी ही प्रार्थनाओं के साथ मुझे लगता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पॉडकास्ट पे आईं। और अगर कुछ मेरे व्यूवर्स से कहना चाहती हैं तो आप फिर से कह सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, पर हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है आप जैसे। क्योंकि जब आपने मेरे लिए कहा कि आपके मेरे सिक्योरिटी लेके घूमने में आप ये चीज़ समझते हैं कि लड़कियों का बाहर अकेले निकलना इतना सेफ नहीं है, फिर आपका इस बात को भी समझना कि आज एक लड़की का बिजनेस वर्ल्ड में आगे जाना भी आसान नहीं है, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी आगे आना इतना आसान नहीं है। तो हमारे देश को बहुत ज़रूरत है दैट वी गेट मोर मेन लाइक यू। क्योंकि जैसे एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी का हाथ होता है, जो पूरी समाज की धारणाओं को बदलने की शक्ति रखे, और जो ये गर्व से कहे कि हाँ भाई, मैं अपनी बहन के लिए, अपनी वाइफ के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करूँगा। सो वी नीड, आई थिंक आपको इस बारे में और चर्चा करनी चाहिए। आप जैसे लोग जब ऊपर आएंगे, जैसे आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे आप बड़ी प्राउडली बताते हैं कि आपकी वाइफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी की, आपकी वाइफ ने कंपनी स्टार्ट की है, आपकी वाइफ कैसे मल्टीपल वेंचर्स कर रहे हैं। वी नीड मोर मेन who give their wives the identity and who gives their wife the credit of what she deserves. तो इस चीज़ के लिए आपसे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जैसे लोग और बनाए, इंस्पिरेशन बने बहुत सारे यूथ और मेन के लिए इस दुनिया के, दैट I can be successful, but my wife can be more successful than me, and that makes me more proud. थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे शब्द मेरे लिए कहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हेन आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट जर्नी ना, तो मैंने सबसे पहला पॉडकास्ट अपने इस स्टूडियो में अपनी वाइफ के साथ किया था।
थैंक यू सो मच। तो मैं तो बोला ना, आप और महिलाओं को आगे लाएं और लड़कियों के लिए काम करें, और जितने लोग भी हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को हमेशा एक उस नज़रिए से देखें कि ये ना तो कोई पेड चैनल है, ये एक वो चैनल है जो हम सबको सही रास्ता दिखाएगा हमारे जीवन में। हमेशा इंस्पिरेशनल कंटेंट लाएं और यू मेक द इंटरनेट अ मोर पॉजिटिव स्पेस। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड तानिया जी। और आप आई मेरे स्टूडियो में, आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मेरा साथ भी हमेशा दें। Of ऐसा course. नहीं हो कि मुझे यहाँ से जाने के बाद अकेला लगे। आज मैं यहाँ से जब जाऊँ तब मुझे ये पता रहे कि मैंने भी एक बड़ा भाई यहाँ से कमा लिया। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मेरा बड़ा भाई नहीं है, बिल्कुल, मेरा छोटा भाई है। आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं और मैं हमेशा आपके साथ एक साए की तरह रहूँगा। आप जब मुझे याद करेंगी आप अपने साथ खड़ा पाएंगी, चाहे फ़ोन पर खड़ा पाएँ, चाहे फिजिकली खड़ा पाएँ, आप मुझे पाएंगी अपने साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। तो दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो तानिया जी ने जीत को ठाना और जीत को सोचकर अपने जहन पर हावी करके वो आगे चली, कंसिस्टेंट रहीं अपने काम के प्रति, लोगों को इंस्पायर्ड करती रहीं, मोटिवेट करती रहीं और खुद भी मोटिवेशन प्राप्त करती रहीं। चाहे वो महादेव से आपको मोटिवेशन मिलती हो, चाहे वो आपको अपने कामों से मोटिवेशन मिलती हो, आपको अपने कार्यों से। देखा, बताया ना कितनी खूबसूरती से कि 2 बार ऐसा समय आया जब लगा कि अब मैं टूट जाऊंगी, लेकिन वो टूटी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं, वो काम करती रहीं। तो ऐसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आइए, काम करिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपने ईश्वर ने ना हम सबको एक ऐसे हुनर से नवाजा है। हर किसी व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होता है, एक ना एक कोई ना कोई हुनर आपके अंदर होता है। बस आपको उस हुनर को पहचानने की ज़रूरत है। लाइफ में कभी आप मार नहीं खाओगे। तानिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप न्यूज़ को देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत जल्द आपके साथ एक और ऐसी ही स्पेशल पर्सनैलिटी के साथ मैं पॉडकास्ट करूँगा और आपके बीच उनको लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।